देश में पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी के माथे पर लकीरें सामने आने लगी है। अब लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को मतदान करने के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि मतदान करें। अमित शाह का भी एक बड़ा बयान सामने आया था कि मतदान को लेकर के जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, वो लोगों को पोलिंग बूथ तक लेकर आए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर। तो आज हम शुरू करते हैं भोलेराम.com के लिए खास पेशकश है ये। जिस तरह से देश में इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है और दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों पर पूरी तरह से लग चुकी है, क्योंकि एक तरफ लगातार कांग्रेस अपने 5 घोषणा पत्र को लेकर के जिस तरह से मैदान में उतरी और राहुल गांधी लगातार महिलाओं को महीने का 8,500 रुपये और साल का 1 लाख, मतलब महिलाओं को लखपति बनाने का जो उन्होंने लगातार हर एक मंच पर इसी तरह के बयान को जारी कर रहे हैं। इसी तरह का भाषण जो है उनका इन तस्वीरों में लगातार नज़र आ रहा है। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि जो भाषण दे रहे हैं राहुल गांधी जी, तो क्या यह भाषण आम जनता तक पहुंच पाई है? क्या यह जो लखपति महिला, लखपति दीदी, लखपति महिलाएं, इस तरह से जो बयानबाजी लगातार हो रही है और जो घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, ये महिलाओं तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ में मौजूद हूँ और छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर जिस तरह से हमने दौरा किया है, तो अभी बीच में ही पहले फेज में मतदान हुआ, बस्तर क्षेत्र का मतदान हुआ, तो वहाँ पर आदिवासी बाहुल्य इलाका था, मतदान काफ़ी कम हुआ और मतदान काफ़ी कम होने के बाद कांग्रेस कह रही है कि जनता जो है सत्ता पक्ष में जो भाजपा की सरकार है नरेंद्र मोदी से उब चुकी है, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकले और मतदान नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर दूसरे फेज में जिस तरह से मतदान हुआ, तो उसके बाद दूसरे फेज का मतदान लोग बढ़ चढ़ करके मतदान किए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी मतदान का प्रतिशत जो है 66%, कम से कम 66% दिखा रहा है। तो इस तरह से मतदान के रेशियो सामने आने के बाद तो दूसरे चरण में मतदान बढ़ा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत क्या कहती है, छत्तीसगढ़ का समीकरण क्या कहता है, वो हम आपको बताते हैं। चूँकि भूपेश बघेल जिस तरह से राजनांदगांव मैदान में है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका राजनांदगांव में चुनाव लड़ना तो संतोष पांडे के लिए सर का दर्द बना हुआ था, क्योंकि लगातार पूरी चुनाव की कैंपेनिंग में देखा जाए तो एक भी दिन भूपेश बघेल अपने घर में आराम करते हुए नजर नहीं आए। सड़क पर थे, जनता के बीच थे, ग्रामीणों के बीच थे और सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में भूपेश बघेल का ये दौरा तो कहीं ना कहीं मायने रखता है कि ग्रामीण वोटरों को भूपेश बघेल बहुत ज़्यादा साधने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी वोटरों को साधने में भूपेश बघेल किसी भी तरह की कमी नहीं किए हैं। लगातार अगर हम भूपेश बघेल के फेसबुक पोस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर दिखता है कि उनके हर एक दौरा का जो है, जो दौरे कर रहे थे, वो सभी दौरे जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा भूपेश बघेल ने खैरागढ़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फोकस किया है, डोंगरगांव क्षेत्र में, डोंगरगढ़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। कोशिश किया है भूपेश बघेल ने कि कम से कम राजनांदगांव की सीट वो जीत करके अपनी साख बचा पाए, क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिस तरह से भूपेश बघेल कैंपेनिंग किए हैं तो वो काबिल तारीफ थी। लेकिन ये कैंपेनिंग उनको कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, और ये तो आने वाले 4 जून के बाद ही पता चल पाएगा कि भूपेश बघेल अपनी सीट बचा पाते हैं कि नहीं, अपनी सीट को जीत पाते हैं कि नहीं। क्योंकि हाईकमान ने और जिस तरह से राहुल गांधी ने भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से प्रत्याशी बनाया, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच करके, और क्योंकि सीटें बढ़ानी है और छत्तीसगढ़ में लगातार कभी 2014 में 10 सीटें थी, 2019 में बीजेपी की 9 सीटें आई, तो कांग्रेस 2014 में 1 सीट जीती थी, 2019 में कांग्रेस यहाँ से 2 सीट जीती थी। लेकिन इस बार जो प्रत्याशियों का चयन राहुल गांधी ने किया है, तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ताम्रध्वज साहू को महासमुंद से प्रत्याशी बनाना और उसके बाद वहाँ का भी जो मुकाबला है वो भी काफ़ी टफ मुकाबला देखा जा रहा है। कवासी लखमा को जगदलपुर से प्रत्याशी बनाया गया था, वहाँ भी मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला वहाँ भी देखने को मिला। तो लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ की इन 11 सीटों की बात किया जाए और कोरबा सीट की अगर बात किया जाए,
तो कोरबा सीट में यहाँ पर बीजेपी ने सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया। 2014 में यहाँ पर ज्योति नंद दुबे, करुणा शुक्ला यहाँ से चुनाव लड़ी थी, क्योंकि वो भी ब्राह्मण थी। 2019 में यहाँ से ज्योति नंद दुबे भी चुनाव लड़ी थी कोरबा लोकसभा से। और लगातार जो गढ़ है वो चरणदास महन का गढ़ कोरबा कहा जाता है, क्योंकि पाली, तानाखार, मरवाही की बात किया जाए, मनेंद्रगढ़ की बात किया जाए, चिरमिरी या फिर बैकुंठपुर या फिर भरतपुर, सोनहत, इन सभी क्षेत्रों में चरणदास महन का एक अलग दबदबा है, क्योंकि इस क्षेत्रों में लगातार चरणदास महन का दौरा रहता है, लोगों के बीच उठते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। तो इस सीट पर चरणदास महन का कब्जा है, लेकिन भाजपा ने यहाँ से तीसरी बार ब्राह्मण प्रत्याशी को ही मौका दिया हुआ है, क्योंकि सरोज पांडे को एक राष्ट्रीय लेवल की नेता है और सरोज पांडे को कोरबा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना, तो एक ब्राह्मण प्रत्याशी को देख करके इस तरह की भी बयानबाजी जो है वो मनेंद्रगढ़ से लेकर के कोरबा, चाहे वो कटघोरा हो, वो तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आ रही है। क्योंकि सरोज पांडे का दौरा होना और सरोज पांडे लगातार उस क्षेत्र में जनसंपर्क में जुटी हुई है। दुर्ग क्षेत्र की रहने वाली है, लेकिन जब से कोरबा की प्रत्याशी बनी है तो कोरबा में ही पूरा डेरा डंडा जो है वो सरोज पांडे उठा करके वहीं पर बैठ गई है। और जिस तरह से वो कैंपेनिंग कर रही है, तो वो कैंपेनिंग भी तारीफ़ काबिल है, क्योंकि उनकी कैंपेनिंग अगर देखा जाए तो मनेंद्रगढ़ में अभी ओपी चौधरी कल ही यहाँ पर रोड शो करके गए हैं। खड़गवां में एक बड़ा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बैकुंठपुर क्षेत्र में जो अभी विष्णुदेव साय का दौरा हुआ, पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े और बैकुंठपुर के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने जिस तरह से मंच से एक बयान उन्होंने दिया कि भीड़ कम आई है, जनता उन तक नहीं पहुंची है, तो वो मैसेज भी कोरबा लोकसभा सीट के लिए कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की अगर 11 सीटों की बात किया जाए तो इस बार मुकाबला काफ़ी टफ है और 50-50 का मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है।